हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आज हम बात कर रहे हैं इटालियन हॉरर फिल्म द बाइंडिंग की, जो कि नेटफ्लिक्स पर सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम हो रही है 2 अक्टूबर 2020 से। इटालियन फिल्मों की अगर बात करें तो 1948 में आई थी विटोरियो डी सिका की बाइसिकल थीव्स और 1988 में आई थी जिसे टॉर्नाटोर की सिनेमा पैराडीसो, जिन्होंने एक पूरे जनरेशन को प्रभावित किया था। आज तक फिल्म फ्रेटर्निटी पे उन दोनों फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव है। उसके बाद 1997 में रॉबर्टो बेनिनी ने बनाई थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिसने उस साल 3 ऑस्कर्स जीते थे। उसकी कहानी इतनी जबरदस्त थी कि आज तक वो क्लासिक्स में समझी जाती है और लोग इसे आज भी अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। इस तरह की कई इटालियन फिल्में हैं जो वर्ल्ड वॉर की त्रासदियों को दर्शाती है और कई सारी पोस्ट वर्ल्ड वॉर मॉडर्न फिल्में हैं जो कि इमोशनल ड्रामा और रोमांटिसिज्म पे हाई है। लेकिन इस सारी प्रोसेस में कहीं पे ये नजर नहीं आता कि इटालियन फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्में बना रहे हैं। एक्चुअली इटालियन फिल्म मेकर्स के लिए हॉरर जॉनर ये बहुत ही बड़ा प्रिफरेबल जॉनर नहीं है। इस जॉनर में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो है यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, स्पेन में और इंडोनेशिया में। और इन देशों की हॉरर फिल्मों का सारी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। वो जानते हैं कि ये देश बहुत अच्छी हॉरर फिल्में या बहुत खतरनाक हॉरर फिल्में बनाते हैं। इटालियन फिल्म मेकर्स की अगर बात करें तो उनकी एक 1960 में फिल्म आई थी ब्लैक संडे। उसके अलावा फिर एक फिल्म आई थी सस्पीरिया, जिसका अभी अभी रीमेक हुआ है जो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। ऐसी 2 या 3 फिल्में हैं जिसके कारण इटालियन हॉरर फिल्मों का कहीं ना कहीं समावेश है। और इसी प्रोसेस में है डेब्यू डायरेक्टर डोमिनिको इमैनुएल डी फोर्टिस की द बाइंडिंग, जो बड़ी कन्वेंशनल और स्टीरियोटाइप है। द बाइंडिंग का मतलब जो फिल्म में समझाया गया है वो है शिकार और शिकारी, यानी कि विक्टिम और प्रेडेटर के बीच का रिलेशनशिप, जिसमें प्रीडेटर अपनी शैतानी ताकतों से शिकार पे यानी कि विक्टिम पे इस कदर हावी हो जाता है कि विक्टिम अपना मानसिक संतुलन खो देता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। कहानी एक माँ की है जो अपनी 7-8 साल की बच्ची के साथ अपने नए फियांसी के साथ उसके पुश्तैनी मकान को देखने के लिए सदर्न इटली के रिमोट एरिया में निकल पड़ती है। अब वो जो पुश्तैनी मकान है जहां वो पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो पुश्तैनी मकान एक्चुअली एक बहुत बड़ा भूतिया बंगला है जहां पर उसकी माँ अपनी केयर टेकर के साथ रह रही है, यानी फियांसी की माँ। अब ये जो लेडी है वो अपनी बच्ची के साथ वहां पहुंचने के बाद देखती है कि बंगले में रहने वाले दोनों लोग यानी कि माँ और केयर टेकर और बंगले के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, बड़े अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे हैं वो लोग। और ऐसे में ही उसकी छोटी बच्ची पजेस्ड हो जाती है, वो बाइंडिंग में आ जाती है और फिर किस तरीके से ट्रेडिशनल रिचुअल्स और खून खराबा और उसके बाद वो मरे हुए कौवे और उसके बाद क्या क्या करके वो अपनी बच्ची को उस पजेस्ड आत्मा से और प्रेत आत्माओं से बचा भी पाती है या नहीं बचा पाती, इसकी है ये 93 मिनट्स की फिल्म। इस इटालियन फिल्म मेकर पे हॉलीवुड की द एग्जॉर्सिस्ट और विच का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये दिखाई देता है इस फिल्म के पूरे एग्जीक्यूशन में। वो खाली बंगलों में हवाओं की साय साय और फिर उसके बाद वो खाली कदमों की आहट और उसके बाद वो बिल्ली और फिर कौवे और उसके अलावा फिर वो टॉप एंगल के शॉट्स और फिर दूर तक अंधेरे की डेप्थ के शॉट्स और उसके बाद दूर कहीं अंधेरे में सफेद कपड़े पहने हुए भूत या प्रेत आत्मा, यानी कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है जो आप 1000 बार देख चुके हो और इनको बार बार देखने के बाद आपके मन से वो डर ऑलरेडी निकल चुका है। अब ये सारी चीजें आप इतनी बार देख चुके हैं कि आपकी फिल्मों से डर नहीं लगता साहब, आपके फिल्मों की लेंथ से लगता है। लकीली इस फिल्म की लेंथ 93 मिनट्स है तो आप बच जाते हो। राइटिंग में 3 नाम है लेकिन तीनों मिलकर भी एक अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं लिख पाए हैं। डायरेक्शन अपरिपक्व है और थकान देने वाला है। एक्टर्स में रिकार्डो स्कैमार्शियो और फ्रेडरिका रोसेलिनी ठीक ठाक है। रिकार्डो काफी पॉपुलर एक्टर है लेकिन इस लेड बैक एक्सरसाइज में वो कुछ खास एनर्जी नहीं डाल पाए हैं। एडिटिंग ठीक ठाक है और बैकग्राउंड स्कोर कानों को दर्द देने वाला है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने इस फिल्म को मिस भी किया तो कुछ खास मिस नहीं किया। 2.5 स्टार्स।